शहीद वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को किया नमन। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीर जवानों के बलिदान को किया याद। पुलिस स्मृति दिवस पर मना परेड कार्यक्रम, राज्यपाल ने शहीद पुलिस जवानों को किया नमन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहब भी रहे उपस्थित। करवर्धा को उप मुख्यमंत्री ने दी अनोखी सौगात, दीपावली पर स्वच्छता कर्मी को किया सम्मानित। स्वच्छता योद्धाओं के साथ मनाई दीपावली। स्वास्थ्य मंत्री ने चिरमिरी के अस्पताल में मनाई दिवाली, मरीजों के साथ साझा की खुशियां, मरीजों की दी शुभकामनाएं और बांटी मिठाई। और कांकेर के शरामा में बिहान आम सभा का आयोजन, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का दिया संदेश, लखपति दीदी की कहानी बनी प्रेरणा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। तो आपको बता दें कि शहीद वाटिका में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीदों को नमन किया। साथ ही पुलिस स्मृति दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और वीर जवानों के बलिदान को याद किया गया। तो राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। तो कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। तो पुलिस का काम अत्यंत जिम्मेदारी और जवाबदेही से भरा होता है। वो शासन के निर्देशों के अनुरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने का कार्य करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में उक्त बातें कहीं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। तो उन्होंने शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी और शहीद जवानों के परिजन उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में पहली बार दीपावली के अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और करवर्धा के स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने स्वच्छता कर्मियों का आत्मीय सम्मान कर एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने करवर्धा स्थित निवास में नगरपालिका क्षेत्र के लगभग 200 स्वच्छता दीदी और स्वच्छता कमांडो को आमंत्रित कर उनके साथ जलपान किया और स्नेहपूर्वक उपहार, मिठाई और पटाखे भेंट किए। तो यह आयोजन दीपावली के दिन स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन रहा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगरपालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, वीर सिंह पटेल, शिव अग्रवाल, सीएमओ रोहित साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्वच्छता दीदी और कमांडो उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का अर्थ केवल अपने घर को दीपों से सजाना नहीं, बल्कि उन हाथों को सम्मान करना भी है जो हमारे नगर को प्रतिदिन स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह आयोजन केवल उपहार वितरण का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि समाज में स्वच्छता कर्मियों की गरिमा और महत्व को स्थापित करने का एक सशक्त संदेश था।
दीपावली की संध्या के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडगांव पहुंचकर मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। तो इस दौरान मंत्री जायसवाल ने मरीजों और उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ को फल और मिठाई वितरित की। तो अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर दीपावली का उत्सव मनाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमार व्यक्तियों की सेवा और उनका मनोबल बढ़ाना मेरे लिए दीपावली को सार्थक बनाता है। स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को भी इस अवसर पर समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। जनपद पंचायत चरामा बिहान अंतर्गत सागर महिला संकुल संगठन लखनपुरी में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोपाल सिंह कंवर और विकासखंड परियोजना प्रबंधक विपिन कुमार साव के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लस्टर अध्यक्ष मंजू रजक ने की। मुख्य अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्ष जागेश्वरी भास्कर और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इसके अलावा पूर्व जनपद सदस्य रेखा पटेल, सरपंच साराधुनवा गांव कलिता गोठी, सरपंच ग्राम पंचायत खैरखेड़ा हेमलता जुर्री, पूर्व सरपंच खैरखेड़ा नरेश्वरी कुंजाम, ग्राम प्रमुख हलाल पटेल, तरुण यादव, मिलाप राम साहू, हीरा राम जुर्री, सीजी फर्स्ट मुकेश जैन एवं उनकी टीम भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्य अतिथि द्वारा बिहान योजना की विस्तृत जानकारी दी गई और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। तो कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बिहान की लखपति दीदी की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर संकुल संगठन की पदाधिकारियों में अध्यक्ष मंजू रजक, सचिव रेखा पटेल, कोषाध्यक्ष मीना मंडावी, गौरी साहू, क्षेत्रीय समन्वयक अनिल कुमार सिन्हा सहित विभिन्न ग्राम संगठनों की सक्रिय महिलाएं उपस्थित रहीं। प्रतिवर्ष संकुल की एक बैठक होती है जिसमें हम पिछले वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं जो हम निर्धारित किए होते हैं उसका एक रिव्यू वाला एक सेशन होता है और उसके पश्चात फिर आगामी वर्ष में हम जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य की एक विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक संकुल संगठन के एक स्व सहायता समूह की एक निचली एक ग्रामीण स्तर में जो निवास करने वाली महिला है उससे लेके संकुल की जो पदाधिकारी और जनपद के जो पदाधिकारी हैं उन सब का एक ये समागम होता है और यहाँ सब आपसी विचार से एक विस्तृत कार्य योजना और आगामी शासकीय लक्ष्यों पे और संकुल के लक्ष्यों पर एक चर्चा बैठक करते हैं। बस्तर जिले में इन दिनों शासकीय मदिरा दुकानों में मदिरा की शौक रखने वाले ग्राहकों से जोरदार अवैध वसूली की जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता और मदिरा शौकिया लोगों के जेब पे पड़ रहा है। इस विषय में जब जिला आबकारी अधिकारी अमन सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने फोन से कोई भी जानकारी देने से बचते नजर आए। फिलहाल जगदलपुर में दीपावली की भीड़ से पैसा वसूली का अच्छा जरिया आबकारी विभाग ने अपना लिया है। तो दशरथ, जिससे मदिरा प्रेमियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दिवाली रोशनी और शांति का त्योहार है, लेकिन कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड मुख्यालय में पटाखा बाजार में अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद व्यापारी नियमों का पालन नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार अधिकांश दुकानदार ने पटाखे उचित दामों पर नहीं बेचे, बल्कि दोगुने रेट पर बिक्री की गई। वहीं कई दुकानदारों के पास आवश्यक लाइसेंस भी नहीं है। आधे से अधिक दुकानें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं की। न तो दुकानों में नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए गए और न ही सुरक्षा के लिए
रेत से भरी बाल्टियां रखी गईं। इसके अलावा कुछ दुकानदारों द्वारा नाबालिग बच्चों से पटाखों की बिक्री कराई गई, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है, जबकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना लाइसेंस, सुरक्षा व्यवस्था और वयस्क विक्रेताओं के बिना पटाखे बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। साय सरकार ने जमीन की खरीदी बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पंजीयन विभाग ने सभी जिला पंजीयकों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले को अदूरदर्शी बताया और कहा कि ऋण पुस्तिका ही किसान की भूमि का प्रमाणित दस्तावेज है, जिसमें उसकी फोटो भी होती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कदम से फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ेगी। दीपक बैज ने कहा कि सरकार नई ऋण पुस्तिका नहीं छाप पा रही और इसलिए इसका उपयोग बंद किया गया, जिसे कांग्रेस जन विरोधी मानती है। जमीनों के रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ऋण पुस्तिका ही किसानों को अधिकार प्रदान करता है। वो ऋण पुस्तिका जो किसानों के लिए पटवारी बनाकर देता है और उस ऋण पुस्तिका में बाकायदा फोटो के साथ उसे दिया जाता है और वही ऋण पुस्तिका किसानों को भूमि स्वामी का अधिकार मिलता है। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्री के समय कि रजिस्ट्रार बाकायदा किसानों का ऋण पुस्तिका को देखता है और प्रमाणित करने के बाद होता है, कोई सफलता प्राप्त होती है, हम निश्चिंतता में सोने लगते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले भारत दुनिया की सोने की चिड़िया मानी जाती थी, भारत को स्वर्णयुग माना जाता था, लेकिन हम उस आभा में सो गए। और बिक्री करने वाले दोनों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए कि फर्जी रजिस्ट्री की संभावनाएं बढ़ जाएगी और धोखेधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाएगी, छल कपट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार का यह निर्णय अव्यवहारिक है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि ऋण पुस्तिका ही पूरी तरह से पारदर्शी और किसानों को अपना अधिकार प्रदान करती है। बिना ऋण पुस्तिका का रजिस्ट्री करना कहीं न कहीं बड़े छलावा की ओर इशारा कर रही है। इसका मतलब सरकार का नियत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव करते हुए 50% छूट केवल 100 यूनिट तक की खपत पर देने का फैसला किया है, जबकि पहले ये छूट 400 यूनिट तक थी। तो इस बदलाव से लगभग 14 लाख परिवार प्रभावित होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे एक गरीबों के साथ अन्याय करार दिया और बिजली विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि सब स्टेशनों के संचालन के टेंडर दर 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं और उपकरण महंगे दामों पर खरीदे जा रहे हैं, जिससे हर माह 150 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त भुगतान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी का बिजली विभाग मुख्यमंत्री जी का विभाग है और इस विभाग में अभी सब स्टेशनों के संचालन के लिए वर्तमान में प्रतिदिन 500 रुपए के मान से मेंटेनेंस और सब स्टेशन का संचालन किया जाता है। लेकिन जो अभी टेंडर हुआ उसमें बढ़ाकर 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा सीधा 2000 का टेंडर आमंत्रित किया गया है। और यही नहीं, 1700 के सामानों को
3,700 रुपए में खरीदी की जा रही है। मतलब सीधा सीधा कि 1950 सब स्टेशनों में 150 करोड़ रुपए की अधिक राशि हर माह भुगतान किया जाएगा और कहीं न कहीं सब स्टेशनों में संचालन में जो 500 के जगह अब 4 गुना राशि बढ़ाया गया है और 1700 के सामान खरीदी के लिए 3,700 रुपए की सामान खरीदी की जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी के विभाग और मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार का अंदेशा है और कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इस तरह की जो टेंडर आमंत्रित किया गया है दर बढ़ाकर ये इशारा बड़ा भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा के लिए की थी, लेकिन साय सरकार ने अब तक एक भी नया स्कूल नहीं खोला है। तो जबकि 10,463 स्कूलों को युक्तिकरण के नाम पर बंद कर दिया गया है। दीपक बैज ने कहा कि ये देश की पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में कोई नया स्कूल नहीं खोला। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 12वीं के छात्रों से परीक्षा शुल्क के नाम पर बिना रसीद 950 रुपए वसूले जा रहे हैं। अभी सरकार बने लगभग 2 साल पूरे होने जा रहा है। इस सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया। वो अनोखा रिकॉर्ड क्या है कि अभी 2 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। सरकार ने अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लीजिए, अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। हां, जरूर कि छत्तीसगढ़ की जनता को शराब के नशे में ढकेलने के लिए 67 नई शराब दुकान इन्होंने खोल दिया है। एक भी नए स्कूल नहीं खोलना और उसके एवज में 10,463 स्कूलों को बंद कर देना और 1 नवंबर से अब उन स्कूलों का डायस कोड भी समाप्त हो जाएगा। अगर डायस कोड समाप्त हो जाएगा तो उस स्कूल को पूरी तरह से बंद माना जाएगा और उस स्कूल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सोच लीजिए आप, ये कैसी सरकार है, छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाह रही है कि 2 साल में एक भी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक नहीं खोल पाना, 67 नई शराब दुकान खोलना, 10,463 स्कूल को बंद करना और अब डायस कोड को 1 नवंबर से समाप्त कर देना। कुल मिलाकर ये सरकार इस 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में अजब गजब और अनोखा रिकॉर्ड स्कूल नहीं खोलने का इन्होंने बनाया है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को नक्सलियों का प्रवक्ता कहे जाने पर बैज ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपनी बातों से बार बार पलटती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह खुद कहते थे तनख्वाह लो और मौज करो, जबकि कांग्रेस सरकार ने विकास और सुरक्षा के मंत्र पर काम किया। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से ही नक्सलवाद पर सफलता मिली है। वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर उन्होंने कहा कि सलवा जुडूम आंदोलन को रमन सिंह सरकार ने गलत दिशा दी और बीजेपी ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, वो तो सब बोलेंगे अभी, देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि बयान तो भारतीय जनता पार्टी बदलती रहती है। हमें उस दिन का बयान को भी इंतजार करना चाहिए कि जब 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे। एमएस गिल जब पंजाब के
आतंकवाद खात्मा करने के बाद यहां उनको प्रभार दिया नक्सलवाद खात्मा के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यही रमन सिंह ने कहा था कि तनख्वाह लो और मौज करो। क्या वो दिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है? यही अमित शाह जी जब पिछले 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए कई कैंप स्थापित किए, अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें बनाए, पीडीएस सिस्टम को बहाल किए, बंद स्कूलों को संचालन किए, स्वास्थ्य व्यवस्था गांव तक पहुंचाए। विश्वास, विकास और सुरक्षा की मंत्र पर कांग्रेस की सरकार ने काम की और यही अमित शाह जी कांग्रेस की सरकार की तारीफ करते थे। यही अमित शाह जी का 5 साल में एक भी विरोधाभास कोई बयान दिखा दीजिए। लेकिन अब सरकार बदल गई। अब अमित शाह जी बोल रहे हैं कि नहीं, पिछली सरकार ने काम नहीं की। मतलब बयान बदलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। आज वही चीज हम भी वही चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति के कारण ही, कांग्रेस की सरकार की नीति के कारण ही आज नक्सलवाद पे कहीं न कहीं सफलता मिल रही है। क्योंकि हमने कैंप स्थापित किए, हमने वहां के, हमारी सरकार ने हमारी वहां के लोगों से संवाद किए, उनका दिल जीता, उनका भरोसा जीता, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन का पट्टा दिए, उनका वनोपज संग्रहण के लिए उनके मूल्य एडिशन किए, डेनेक्स उनके लिए खोले। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी यही प्रश्न पूछा था, आज भी यही पूछ रहा हूं, उन्होंने क्या किया जो रातों रात चमत्कार हो जाए और सरेंडर कर दे? सरेंडर नीति पे हमारा एक ही सवाल है कि आप 2000 से अधिक नक्सली सरेंडर किए बोल रहे हैं, तो 2000 हथियार भी तो हथियार के साथ सरेंडर किए होंगे। हथियार कहां है? हथियार कहां है? आज भी सवाल पूछ रहे हैं। उन सरेंडर नक्सलियों के ऊपर कितने कितने इनाम थे, उनका प्रोफाइल क्या है, आज भी हम पूछ रहे हैं। हां, मैं कल भी ये शब्द मैंने कहा कि अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते तो सबके लिए अच्छा है। शायद भारतीय जनता पार्टी मेरी बयानों को मुझे लगता है नहीं सुने, उन्होंने निगेटिव पॉलिटिक्स करने की उनकी आदत हो गई है। अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो सबके लिए अच्छा है। हां, लेकिन वहां के आदिवासियों को सिर्फ नक्सली बताकर अगर सरेंडर कर रहे हैं तो इस पे हमारा सवाल रहेगा। आज भी, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बयान नहीं बदलते कि आप तनख्वाह लो, मौज करो, ये हमारी भाषा नहीं है। खुद अमित शाह ने कहा था 65% सिमट चुका है नक्सलवाद। पूछिए अमित शाह ने कहा था कि नहीं कहा था? 2023 तक 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सीमित हो चुका था हमारी सरकार में। उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कौन से बड़ा तीर मार ली है? हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, बस्तर की जनता चाहती है, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, क्या नक्सलवाद समाप्त होने के बाद ये सरकार गारंटी देगी क्या कि वहां निजी उद्योगपतियों को खनिज संसाधन नहीं बेचेंगे, निजी उद्योगपतियों के लिए रेड कॉर्पोरेट नहीं बिचाएंगे? ये गारंटी देगी क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो। हम हर सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बयान बदलने में हम माहिर नहीं है। तो कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना के निर्देशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने आज एसडीएम अजय कुमार उराव के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था, मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जांच की। इस दौरान उन्होंने एनआरसी का भी निरीक्षण किया और सिकल सेल जांच, टीकाकरण अभियान एवं पंजी संधारण के संबंध में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा और अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशीपन्ना ने शुक्रवार को डोगरीगुड़ा स्थित गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं से मुलाकात कर कार्यों के बारे में जानकारी ली और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुई।
तो महिलाओं ने कलेक्टर के समक्ष खाना खाने के लिए उचित स्थान की कमी, कार्यस्थल में अत्यधिक गर्मी और दूर दराज से आने वाली महिलाओं को घर लौटने में हो रही देरी जैसी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर पन्ना ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को भी श्रमिकों की सुविधा और कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में कलेक्टर ने सभी महिला कर्मियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें उपहार भी भेंट किए। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।